Hey guys, welcome back to my channel. पिछले वीडियो में हमने प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर को कवर किया। आज हम पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल समझेंगे, जो है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। ये दोनों आर्टिकल फंडामेंटल राइट के बेस है। अगर आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्लियर हो जाते हैं तो फंडामेंटल राइट का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है। जुडिशरी एग्जाम हो, LLB एग्जाम हो, इवन यूपीएससी में ये टॉपिक रिपीटेडली पूछा जाता है, स्पेशली केस लॉस और डॉक्ट्रिन के थ्रू। आज हम एकदम डिटेल में समझेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल और टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं, जो फंडामेंटल राइट से डील करता है। आर्टिकल 12 सबसे पहले ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, और आर्टिकल 13 ये इंश्योर करता है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे। इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 12 डिफाइंस द स्कोप ऑफ द स्टेट और आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए सबसे पहले हम आर्टिकल 12 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 12 के बेसिक क्वेश्चन ये है कि स्टेट कौन है। आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट में पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वो मेनली स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स किया जाता है, ना कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे। स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट में इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। अब हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये अदर अथॉरिटीज कौन होंगे। आर्टिकल 12 में अदर अथॉरिटीज के टर्म यूज हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका एग्जैक्ट मीनिंग डिफाइन नहीं किया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ के थ्रू इसका इंटरप्रिटेशन किया। कोर्ट ने ये देखा कि क्या वो अथॉरिटी पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती है और क्या वो लॉ के अंडर क्रिएट हुई है, या फिर क्या वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है या नहीं। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई अथॉरिटी स्टैट्यूटरी है और पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म करती है तो वो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट हो सकती है। इस केस के बाद पब्लिक यूटिलिटी बॉडीज को स्टेट के अंदर इंक्लूड किया गया। अब एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करते हैं, जो है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि सिर्फ फॉर्म इम्पोर्टेंट नहीं होता, सब्सटेंस इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई बॉडी, सोसाइटी या ट्रस्ट भी है लेकिन गवर्नमेंट के डीप और परवेसिव कंट्रोल में काम करते हैं, पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती है और गवर्नमेंट फंडिंग पर डिपेंडेंट है, तो वो स्टेट माना जाएगा। इस जजमेंट के बाद IITs, एम्स, LIC, ONGC जैसे बॉडीज स्टेट माना गया। आर्टिकल 12 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई बॉडी स्टेट के अंदर आती है तो वो फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकती। अगर वायलेशन होता है तो सिटीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकती है, या फिर हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के थ्रू जा सकती है, जिसे हम रीट कहते हैं। ये आर्टिकल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बाद में डिटेल में समझेंगे। अब हम पहले आर्टिकल 12 और 13 को डीपली समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब हम आते हैं आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 का मेन काम है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है वो लॉ वैलिड नहीं रहेगा। इस आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट को सुप्रीम पोजीशन दी है। आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने लॉस और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बने लॉस के बीच डिफरेंस बताया गया है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉस अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं तो वो पूरी तरह से खत्म नहीं होते, बल्कि अनइन्फोर्सेबल हो जाते हैं। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉस अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट करते हैं तो वो शुरू से ही वॉइड माने जाते हैं। आर्टिकल 13 में जब वॉइड वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि लॉ फिजिकली इरेज हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि लॉ एनफोर्स नहीं किया जा सकता जितना हिस्सा फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। इसी कंसेप्ट से डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स डेवलप हुई। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब है कि लॉ शैडो के नीचे चला जाता है।
जब कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं तो वो कम्प्लीटली डेड नहीं होते बल्कि टेम्पररी इनएक्टिव हो जाता है। जैसे ही इनकंसिस्टेंसी रिमूव होती है लॉ रिवाइव हो जाता है। चलिए एक केस लॉ से समझते हैं। विकाजी नारायण धक्कड़ वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है वो सिटीजन के लिए अनएनफोर्सेबल होता है लेकिन नॉन सिटीजन के लिए वैलिड रहता है। अगर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है और इनकंसिस्टेंसी हट जाती है तो लॉ फिर से एनफोर्सेबल बन जाता है। अब तक आप डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स तो समझ गए, सो अब समझता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब होता है लॉ का वैलिड और इनवैलिड पार्ट को अलग करना। अगर लॉ का सिर्फ एक हिस्सा फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है और बाकी इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है तो सिर्फ इनवैलिड हिस्सा वॉइड होगा। आरएमडी चमर वगवाला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वैलिड और इनवैलिड प्रोविजन एक दूसरे से इनसेपरेबल है तो पूरा लॉ वॉइड हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों को अलग अलग ऑपरेट किया जा सकता है तो सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ही हटाया जाएगा। अब हम और एक डॉक्ट्रिन समझते हैं जो है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का क्वेश्चन ये है कि क्या कोई पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स वॉलंटरीली छोड़ सकता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इसका जवाब क्लियर है, जो है नहीं। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इंडिविजुअल के नहीं होते बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं। वासेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट्स वेव नहीं कर सकता, चाहे वो एग्रीमेंट में लिख कर ही क्यों ना हो। इस जजमेंट में फंडामेंटल राइट्स को नॉन वेवेबल डिक्लेयर कर दिया। सो गाइस, आर्टिकल 12 ये डिसाइड करता है कि स्टेट कौन है और आर्टिकल 13 ये इंश्योर करता है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ ना बनाए जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे। दोनों आर्टिकल मिलकर फंडामेंटल राइट्स को मीनिंगफुल बनाते हैं। इन शॉर्ट, आर्टिकल 12 स्कोप डिफाइन करता है और आर्टिकल 13 इसको प्रोटेक्शन देता है। सो गाइस, डॉक्ट्रिन जैसे इक्लिप्स, सेवरेबिलिटी और वेवर जुडिशियरी के पावरफुल टूल्स है जिनके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन जाता है। अगर आपको ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाता है ना तो फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।